10 lakh equity shares of 10 each, of which 6 lakh shares have been issued and fully paid on 30th June 2016. The company proposed to make a further issue of 1 lakh of these 10 rupees shares at a price of 14 each. So how are we issuing these shares? 10 rupees ka shares at 14. That means premium of 4 rupees. The arrangement for payment being as follows. Arrangement for being as follows. 2 rupees per share on application to be received by 1st July 2016. Allotment to be made on 10th of July 16. And a further of 5 per share including premium to be made payable, that is on allotment, that is 3 plus 2 basically, 1 plus 4 basically, sorry. Allotment you are asking for 5 rupees, premium is 4 rupees. So 1 plus 4, 5 ho jata hai. The final call for the balance to be made and the money received by 30th April 2017. Applications were received for 3,55,000 shares and were dealt with as follows. तो पहला जो इश्यू था वो अलग है, वो हो चुका है 6 लाख शेयर्स का, उसका बात चालू नहीं है अभी एट प्रेजेंट कितना शेयर्स आपने इश्यू किया है, तो 1 लाख शेयर्स का बात चालू. कैन यू सी दैट? 1 lakh shares of 10 each at 14 rupees. तो इश्यू था आपका 1 lakh शेयर्स का और एप्लीकेशंस आ गया 3,55,000, अप्रॉक्स 3.5 टाइम ओवर सब्सक्रिप्शन है. ठीक है, अभी उसमें दिया हुआ है आपको हाउ इज द कंपनी अलॉटिंग द शेयर्स. एप्लीकेंट्स ऑफ 5,000 शेयर्स रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल, पूरा अलॉटमेंट मिल गया इनको. Applicants of 30,000 shares received an allotment of 1 share for every 2 applied. The basically 2:1 का ratio pro rata है. No money was returned to these applicants. The surplus on application being used to reduce the amount due on allotment. As it is, अगर pro rata दिया तो हम यही करते हैं कि application को allotment में excess को transfer कर देते हैं, बराबर है. Third category देखो, applicants for 3,20,000 shares received an allotment of 1 share for every 4 applied. इधर ratio 4:1 है. The money due on allotment was retained by the company and the excess being returned to the applicants, and the money due on final call is received on the due date. यहाँ पे आइडियली क्या होता था, अगर प्रो रेटा बेसिस पे अगर हम लोग एडजस्ट करते थे तो पहले एक्सेस जाता था अलॉटमेंट में. अलॉटमेंट अगर पूरा का पूरा कवर हो जाता है उस एक्सेस मनी में और भी एक्सेस बचता है तो हम लोग क्या करते हैं, वो एक्सेस जाता है फर्स्ट कॉल में. फर्स्ट कॉल भी खत्म हो जाता है, वो एक्सेस जाता है सेकेंड कॉल में, वो भी खत्म हो जाता है, तब जाके रिफंड करते हैं. नॉर्मली ऐसा होता है. बट इधर क्या दिया है, ध्यान से पढ़ो वो थर्ड पॉइंट में. Applicants for 3,20,000 share received an allotment for 1 share for every 4 shares applied. Money due on allotment was retained by the company, the excess being refunded to the applicants. इसका मतलब क्या है? खाली अलॉटमेंट का ही पैसा हुआ, मतलब कंपनी वालों ने, बाकी वो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे जो ट्रांसफर करता है ना वो रिफंड. खाली अलॉटमेंट तक का ही पैसा एडजस्ट किया है, उसके ऊपर कुछ एक्सेस है तो वो हमने क्या कर दिया है, रिफंड कर दिया. दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे प्रो रेटा तो किया है लेकिन अलॉटमेंट के ऊपर भी बचा होगा कुछ पैसा, और इस कैटेगरी में बचा ही होगा. आपको देख के भी थोड़ा आइडिया आ सकता है. 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स जब भी इश्यू ओवर सब्सक्राइब होता है बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तक भी जाता है, कभी सेकेंड कॉल तक भी जाता है. तो यहाँ पर अलॉटमेंट तो पूरा का पूरा कवर हो गया, एक्सेस पैसों में पूरा कवर हो गया है, और स्टिल आपका पैसा बचा है वो रिफंड किया है आपने. Then the money due on final call was received on the due date. तो final call सबने भर दिया बाद में. You are required to record these transactions including cash items in the journal of JHP Limited. तो इसमें सबसे important part है जो आपको amounts ढूंढना है, वो excess वाला. Let's make a small working note for that. Small मतलब थोड़ा decent बनाना, क्योंकि ये बड़ा है, थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन. What is the breakup? First of all, 10 plus 4 14 में जो इश्यू किया है
उसका ब्रेकअप अगर आप देखोगे तो 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन है, 5 रुपीज ऑन अलॉटमेंट है, दिस इज 1 + 4 एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ऑब्वियसली वुड हैव आस्क्ड फॉर 7 रुपीज. करेक्ट? गॉट इट? इज दिस क्लियर? सॉरी लेकिन एक बार बता दो ना वापस कौन सा था मेरे सम नंबर. 5 फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन देखो, 2 per share payable on application, allotment 5 per share including premium, that is 1 + 4 and final call it is obviously 7 rupees क्योंकि कुछ नहीं दिया है तो. अच्छा, इसके बाद कंपनी को जो एप्लीकेशंस आए, एक्चुअली इश्यू था 1 लाख शेयर्स का, बट इट गॉट एप्लीकेशंस फॉर 3,55,000 shares. Got applications for 3,55,000 shares. Okay, उसको 3 कैटेगरी में उसने डिवाइड किया है. Applicants of 5,000 shares received the shares in full. तो 5,000 को पूरा 5,000 अलॉट किया. Applicants of 30,000 shares, let us name them A, B, C. Applicants of 30,000 shares received 1 for every 2, मतलब they received 15,000 shares, right? And applicants of 3,20,000, the remaining ones, they received 1 for every 4, मतलब they basically received 80,000 as shares allotted. ये आपका टोटल आप चेक कर सकते हो. 5 + 30 + 3,20,000 will give you applied का total 355, and 5 + 15 + 80 should give you 1 lakh, that is allotted का total issued shares. 1 लाख से ज्यादा आप इश्यू नहीं कर सकते. बराबर है? अभी मुझे एक बात बताओ, ये फर्स्ट कैटेगरी में कोई एक्सेस है क्या? ए कैटेगरी में कुछ नहीं है. बी कैटेगरी में है क्या? यस, उसके बारे में दिया भी है. पढ़ो पॉइंट नंबर 2. क्या करना है? एडजस्ट अगेंस्ट अलॉटमेंट, राइट? एडजस्ट अगेंस्ट अलॉटमेंट, राइट? एंड सी एडजस्ट अगेंस्ट अलॉटमेंट. उसके बाद भी अगर कुछ एक्सेस बचे तो रिफंड. तो लेट्स वेरीफाई पहले तो एक्सेस कितना है. यहां पर मैं लिख रहा हूं फॉर बी कैटेगरी एप्लीकेशन रिसीव्ड. इनसे एप्लीकेशन कितना रिसीव किया होगा हमने? बी कैटेगरी से एक्सेस है अपना 30,000 है, इनटू 2 रुपीज, दैट इज 60,000. दिस वुड हैव बीन द एप्लीकेशन रिसीव्ड लेस एप्लीकेशन रिक्वायर्ड. इनसे कितना एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होगा? 15,000 into 2, that is 30,000. तो इनका एक्सेस कितना बचा? 30,000. दिस इज एक्सेस ऑन एप्लीकेशन. एक्सेस ऑन एप्लीकेशन 30,000 है. अब इनको अलॉटमेंट में कितना भरना है आप बता सकते हो? हाउ मच आर दे सपोज टू पे इन अलॉटमेंट? दिस कैटेगरी 15,000 into 5. 15 into 5 75,000. बट उनका तो खाली 30,000 ही एक्सेस है, तो उधर ही खत्म हो जाएगा. बाकी का 45 उनको भरना पड़ेगा. ये बात समझ आ गई? तो यहीं पे रुक जाते हैं. ये 30,000 अपने को चाहिए था क्योंकि ये अपने को सेकेंड एंट्री में एडजस्ट करना है अलॉटमेंट में बेसिकली इनका. ये 30,000 इनका एक्सेस पैसा है. वैसा ही थर्ड कैटेगरी का देख लो. एप्लीकेशन रिसीव्ड. एप्लीकेशन रिसीव्ड इज हाउ मच? 3,20,000 multiplied by 2 rupees, that is 6,40,000 rupees. 6,40,000 रुपीज इनसे आया होगा, लेकिन इनको अलॉट हुआ है खाली 80,000. तो 80,000 into 2, that is 1,60,000 ही एक्सपेक्टेड था. तो इनका कितना एक्सेस आया होगा? इनका आया होगा 4,80,000. ये पूरा हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट कर भी दें, चलो
अब चेक कर लो एक बार इनसे अलॉटमेंट में कितना चाहिए आपको. इनसे अलॉटमेंट में हाउ मच डू यू वांट? 4 लाख. 80,000 into 5 चाहिए ना इनसे. 80,000 into 5 चाहिए. That makes it 4 lakhs. तो 4,80,000 एक्सेस है और अपने को चाहिए खाली 4 lakhs. तो यहाँ पे लेस अलॉटमेंट रिक्वायर्ड भी आ जाएगा. लेस अलॉटमेंट रिक्वायर्ड भी आ जाएगा. दैट विल बी 80,000 into 5 which is 4 lakhs. तो 80,000 रुपीज इस कैटेगरी का फिर भी बचता है. दिस इज एक्सेस आफ्टर अलॉटमेंट. एक्सेस आफ्टर अलॉटमेंट. ये बात समझ में आ रही है क्या हुआ यहाँ पे? एप्लीकेशन तो इतना ज्यादा था कि अलॉटमेंट में गया एक्सेस. वो एक्सेस भी इतना ज्यादा था कि पूरा अलॉटमेंट को ऑब्जॉर्ब कर लिया उसने. उसके बाद भी एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अप्लाइड टू अलॉटेड का रेशियो ही इतना बड़ा है. 4:1, 5:1, 6:1. इस कैटेगरी में ये होने ही वाला है. अलॉटमेंट भी ऑब्जॉर्ब हो जाएगा आपका. इसके बाद पैसा क्या करना है अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है. व्हाट आर वी सपोज टू डू विथ दिस 80,000 रुपीज? Refund. Refund. और this 4,80,000 what are we supposed to do? Sorry, not 4,80,000, this 4 lakh rupees. This 4 lakh rupees what we will do? Adjust in allotment. Will you adjust 4,80,000 or 4 lakhs? 4 lakhs. 4 lakhs. टोटली 4 लाख चाहिए. 480 करोगे कैसे एडजस्ट? उनको अलॉटमेंट में भरना ही 4 लाख है. 80,000 into 5. Your allotment adjusted money will be only 4 lakh rupees. So basically total adjust कितना हो रहा है दोनों कैटेगरीज का मिला के? दोनों कैटेगरीज का मिला के अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो रहा है? इसका 30 हो रहा है और इसका 4 लाख हो रहा है. तो कहना चाहिए 4,30,000 is getting into allotment adjusted amount, right? How much are we refunding? How much are we refunding over here? We are refunding 80,000 rupees. That will be to bank. And first category there is no excess, so no refund, no allotment adjustment. Is this clear? ये हमने 80,000 रिफंड इसलिए किया क्योंकि वहां पे स्पेसिफाई किया हुआ था क्वेश्चन में. अगर स्पेसिफाई ना किया होता तो हम क्या करते? इस 80,000 का फर्स्ट कॉल में डाल देते. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 80,000 चला जाता. ओके, तो एंट्री क्या बनती है आपकी? सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल. इंस्टेड ऑफ टू बैंक इट वुड बी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल. ओके, अगर एडजस्ट करते तो फिर फर्स्ट कॉल में 80,000 कम मिलता अपने को और बाकी पैसा मिल जाता. दैट्स द मीनिंग. अंडरस्टूड? दैट्स इट. ये वर्किंग नोट हो गया आपका. अभी जाओ एंट्री पे. एंट्रीज आर वेरी इजी. खाली मेन यही था सेकेंड एंट्री का जो झंझट था. क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट एंट्री. अभी आपका मर्जी, वो पहला इश्यू का एंट्री आपको करना है 6 लाख वाला तो एक एंट्री आप कर सकते हो. इसमें डेट्स दिए हुए हैं तो डेट्स लिख देना. सर जून इसमें वाला. नीचे इंक्लूडिंग कैश आइटम्स मतलब क्या? इंक्लूडिंग कैश आइटम्स मतलब नॉर्मली जैसे करते हो ना पूरा जर्नल ऐसे करो. कैश बुक अलग से मत बनाओ. कभी कभी बोलते हैं कैश बुक कैश आइटम के लिए अलग और जर्नल नॉन कैश के लिए. इधर सब कुछ कैश नॉर्मल एंट्रीज. 30th जून 2016. 30th जून 2016 ये ऑप्शनल एंट्री है. ये पिछला इश्यू है जो हो चुका है ऑलरेडी. दिस इज 6 लाख शेयर्स का. तो इफ यू वांट यू कैन पास दिस एंट्री बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ओके, this is 6 lakh multiplied by 10 that is 60 lakhs. ये एक्चुअली पहले हो चुका है ये इशू. ये 60 लाख का इशू ऑलरेडी हो चुका है. अभी जो इशू चल रहा है वो है 1 लाख शेयर्स का और उसमें आपका एप्लीकेशन का डेट क्या दिया हुआ है देखो. व्हाट विल बी द डेट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड? पॉइंट नंबर ए में दिया हुआ है यू रिसीव्ड द एप्लीकेशन बाय 1st जुलाई 1/7/16. बैंक अकाउंट डेबिट
to equity share application account. बताओ how much will we receive on bank to equity share application. हैं 7,10,000. 3,55,000 into 2 rupees. 7,10,000. 7 lakh 10 na 7 lakh 10 7 lakh 10,000 rupees is what you receive. 7 lakh 10,000 rupees is what you receive. This is application money gift. Now this second entry is the most important entry. Look at the date. When are you making the allotment? You're making the allotment on 10th of July 16. जिस दिन आपने allotment किया उस दिन आपने ये decision लिया कि किसको रखना है, किसको return करना है, किसका कितना access transfer करना है, वगैरह वगैरह. So this will be equity share application account debit to equity share capital account. डेट क्या है एंट्री का? 10th of July. और Second entry. में 0 और 6 में कंफ्यूज. 2016 allotment to be made on 10th of July 16. बराबर 10th of July 16 allotment to be made. यही डेट पे आप अलॉट करना, यही डेट पे आप अलॉटमेंट ड्यू भी कर देना. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन अरियर्स. या कॉल्स इन अरियर्स कहाँ गया, सॉरी. टू व्हाट? एक्सेस मनी का क्या कर रहे हो आप? Allotment. Allotment. Equity share allotment to what? Premium. बैंक. प्रीमियम कहाँ जाता है? थर्ड एंट्री में जाता है. अलॉटमेंट ड्यू के वक्त है प्रीमियम. अलॉटमेंट के साथ है प्रीमियम. तो हम लोग एक्सेस एडजस्ट कर रहे हैं. तो एप्लीकेशन टू कैपिटल टू अलॉटमेंट टू बैंक. अमाउंट्स भी है आपके पास. 7,10,000 टोटल अमाउंट ऑन एप्लीकेशन. तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना ट्रांसफर कर सकते हो आप मैक्सिमम? 2 lakh. 2 lakh. लाख इंटू 2 लाख रुपीस. फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना डालना है ये देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है. कैन यू गाइस सी दैट? दिस 30 प्लस दिस 4. दिस 30 प्लस दिस 4 लाख प्लस 30. कैसा समझा? बी कैटेगरी का 4 लाख रुपीस, सॉरी सी कैटेगरी का 4 लाख रुपीस, बी कैटेगरी का 30,000 रुपया. ये एडजस्ट करना है आपको. अलॉटमेंट में एक्सेस पैसा है और बैंक में कितना रिफंड हो रहा है ये भी यहाँ पे बताया हुआ है. हाउ मच आर वी रिफंडिंग इन द बैंक? हाउ मच आर वी रिफंडिंग? 80,000 rupees we are refunding. Total up 630 plus 80, 710. Did you get this logic? नॉर्मली पूरा अलॉटमेंट में एडजस्ट होता था, यहाँ पे अलॉटमेंट से ऊपर गया तो थोड़ा रिफंड कर दिया, बाकी सब सेम है. बी और सी का ही एडजस्ट हुआ है अलॉटमेंट में, याद रखना. मुझे कभी बात बताओ, सी कैटेगरी 1 भी रुपया भरेगी क्या अलॉटमेंट पे? सवाल ही नहीं है. तो अलॉटमेंट का पैसा किसको भरना है एक्चुअली? ए कैटेगरी को भरना है और बी को भरना है कि नहीं? बी कैटेगरी को हाँ भरना है. 45. 45,000 45,000 करेक्ट. 45 15 into 5 75 भरना है, माइनस 30 एक्सेस है, 45 भरना है. बराबर. अभी आते हैं अलॉटमेंट ड्यू पे. अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री क्या होगा आपका? इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share capital account to share premium account. क्योंकि प्रीमियम भी है. तो
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना लिखोगे आप? हाउ मच विल शो अंडर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट? बोलो। 5 लाख, 5 lakhs. 1 लाख शेयर्स पे यू आर एक्सपेक्टिंग 5 रुपए के हिसाब से 5 लाख। 5 लाख में से कैपिटल की तरफ कितना है? 1 लाख इंटू 1 लाख, एंड प्रीमियम है 1 लाख इंटू 4 lakhs। सर मतलब ये सब में 3,55,000 शेयर्स का एप्लीकेशन रिसीव हुआ था और अलॉट खाली 1 लाख शेयर्स का हुआ। 1 लाख ही अलॉट हुआ है, देखो ना इधर स्टार्टिंग में ये बताया ना। अप्लाइड का टोटल ये 355 है, अलॉटेड का टोटल ये 1 लाख मिलेगा। 1 लाख से ज्यादा अलॉट कर ही नहीं सकते, ओवर सब्सक्राइब हो गया बहुत ज्यादा। तो 355 एप्लीकेशन, 1 लाख अलॉटेड, उसको 3 पार्ट में किया है। पहले कैटेगरी को पूरा 5, दूसरे कैटेगरी को 2:1, तीसरा 4:1। ओके, यस सर। देन received the allotment money, received the allotment money। तो अलॉटमेंट जब रिसीव करना है, क्या डेट दी गई है अलॉटमेंट की? देख लो, तो डेट ही नहीं दी है, अलॉटमेंट रिसीव्ड का डेट ही नहीं है। फाइनल कॉल का लास्ट डेट दिया है रिसीव करने का। क्वेश्चन मार्क डाल दो, छोड़ दो, पुट अ क्वेश्चन मार्क और जस्ट लीव इट। ओके, डेट दिया है तो ठीक है, तो छोड़ देने का। सर आपने थर्ड एंट्री में क्यों 10th डाला? काफी डेट्स मिसिंग अलॉट रहेगा। किया था ना 10th को, तो 10th को अलॉट किया था, तो 10th को अलॉट किया था तभी डिसाइड किया ना कि कितना पैसा रिफंड करना है, कितना एक्सेस करना है, अलॉटमेंट में डालना है ना। सो दैट डे यू हैव डिसाइडेड, वही डेट पे अलॉटमेंट का एंट्री, वही डेट पे आपका ट्रांसफर एंट्री। एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड एंड अलॉटमेंट ड्यू, दैट विल बी ऑन द सेम डेट। राइट, देन 10th जुलाई के बाद अलॉटमेंट का रिसीव्ड का डेट ही नहीं है, पुट अ डैश और जस्ट लीव इट। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट to equity share allotment. There are no calls in over here, no calls in arrears, everyone is paying the amount. How much will you receive on allotment? Will you receive entire 5 70,000। lakhs? No. अब यहीं से देख सकते हो, जो नॉर्मली करते थे, ये 5 लाख माइनस ये 430 आपने एडजस्ट किया हुआ है, तो 70,000। आप लॉजिकली भी कंक्लूड कर सकते हो ये 70,000 किसने भरा होगा। ये 70,000 जो है, पहले कैटेगरी के 5,000 शेयर्स जो थे फुल अलॉटमेंट वाले, उन्होंने पूरा 25,000 भरा होगा, और बी कैटेगरी वालों ने 75 भरना था, -30 एक्स्ट्रा था, तो उन्होंने 45 भरा होगा। सी कैटेगरी, एज वी डिसाइडेड एट द बिगिनिंग, वी सॉ कि उनका पूरा खत्म हो चुका है, अलॉटमेंट पूरा अब्सॉर्ब हो चुका है, तो सी कैटेगरी वालों ने कोई अलॉटमेंट में 1 भी रुपया नहीं दिया होगा, क्योंकि उनका ऑलरेडी एक्स्ट्रा पैसा था कंपनी में। तो ये 25 ए कैटेगरी ने भरा है 5,000 शेयर्स पे 5 रुपया, और बी वाले ने भरा है 75 भरना था, 30 एक्स्ट्रा था, तो 45 भरा है। Did you get it? All of you? इसका ब्रेक डाउन कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। फिर बैंक टू अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल पे जाते हैं। फर्स्ट कॉल आई थिंक ड्यू का भी डेट नहीं है, उसका रिसीव्ड का डेट दिया है, ऐसा कुछ है। फर्स्ट कॉल ड्यू का भी डेट नहीं है, 30 अप्रैल को सीधा पूरा पैसा मिला है फाइनल कॉल का। सर वो फर्स्ट एंट्री क्या है? फर्स्ट एंट्री बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो पहला वाला इश्यू है ना, ऊपर फर्स्ट लाइन पे दिया है 6 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑलरेडी इश्यूड, उसका एंट्री किया। ये ऑप्शनल है, ये नहीं भी करोगे तो चलेगा, ये इश्यू ऑलरेडी हो चुका है, इंफॉर्मेशन दी है आपको। ओके, 30 जून को ये इश्यू खत्म हो चुका था। फिर जाते हैं हम लोग फर्स्ट कॉल ड्यू के डेट पे, वो भी नहीं दिया है, तो यू पुट अ डैश, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, equity share first and final call to equity share capital. How much will we require on first and final call? 1 lakh shares पे 7 rupees, that is 7 lakhs. And ये डेट दिया आपने को, तो लिख दो, ये 30th अप्रैल की है, 17 की
इसमें भी कोई कॉल इन अरियर नहीं है. बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. बताओ मुझे जरा सोच के, हु विल पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल? ए को तो भरना है, एक कैटेगरी को तो सब भरना है, फुल अलॉटमेंट. सबको भरना है. सबको भरना. बी को भी भरना है, बी का भी एक्सेस अलॉटमेंट में खत्म हो चुका था, बी को भी भरना है. व्हाट अबाउट सी? उनको तो रिफंड कर दिया था, उनको भी भरना पड़ेगा. एग्जैक्टली, उनको भी रिफंड कर दिया था, तो मतलब खाली अलॉटमेंट ही एडजस्ट किया था. तो फर्स्ट कॉल आया बारी तो उनको भी भरना है, तो सबको भरना है, तो पूरा का पूरा 7 लाख मिल जाएगा आपको. आप ऊपर भी चेक कर सकते हो, आपने कुछ एडजस्ट किया ही नहीं है अब तक, फर्स्ट कॉल में कुछ एक्सेस गया ही नहीं है आपका. सो पूरा का पूरा 7 लाख रुपीज यू विल रिसीव ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. दैट्स योर सम. सम वाज इजी, खाली वो फर्स्ट पार्ट था, वही ध्यान रखना था, कितना रिफंड किया, कितना एडजस्ट किया. वो समझ में आया? डिट्टो सम पूछा है आपके पेपर में, आज आपको होमवर्क मिलेगा सिमिलर सम. सर ये तो मॉड्यूल का भी समय ना. मॉड्यूल का भी है, मॉड्यूल का ही, आईसीआई का मॉड्यूल का. यस, पेपर में भी सेम पूछा है. वर्किंग नोट बनाना, ये वर्किंग नोट अच्छे से दिखना चाहिए आपको. वर्किंग नोट शुड बी देयर. Okay, so do it properly. Then next sum, come to problem number question 6 and question 7. And me, I'll be taking it after the balance sheet part. डिबेंचर और शेयर पूरा खत्म करने के बाद बैलेंस शीट दोनों का साथ में लूंगा मैं. ओके, तो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट दोनों का साथ में उड़ाएंगे, डिबेंचर और शेयर्स का. क्वेश्चन नंबर 6 और 7 विल बी डूइंग दैट टाइम. तो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट ही है बेसिकली. आ जाओ सीधा क्वेश्चन नंबर कम टू क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ. See what have they given? X Limited invited application of 10 lakh shares of 100 each. 10 लाख शेयर का इश्यू है ऑफ 100 each. तो कितना होता है? 10 CR. 10 CR, 10 करोड़ का इश्यू है पूरा. On allot, on application 20 rupees, allotment 30, first call 30, final call 20. So applied allotment, first call, second call. There is no premium, it's at par. Dates दिए हुए हैं आपको. All the shares were applied for and allotted. मतलब full subscription है, no over, no under subscription. A shareholder holding 20,000 shares paid the whole of the amount due along with allotment. साथ ही भाई ने पूरा पैसा भर दिया. The journalized the following transaction, assuming all the sums due were received. Interest was paid to the shareholder concerned on 1st February 2017. क्यों इसको क्यों इंटरेस्ट दिया? किसका बात कर रहा है ये? कॉल इन एडवांस का समय, सिंपल कॉल इन एडवांस का समय कल भी किया था हमने. तो लेट्स बिगिन. एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं. बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. डेट दिया है कुछ एप्लीकेशन का? कुछ डेट नहीं दिया, सो लीव इट. एप्लीकेशन रिसीव्ड का देयर इज नो डेट, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. कितना आएगा बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट. 2 खोखा. 2 खोखा. 2 खोखा कितना है? टोटल 10 लाख शेयर्स है इनटू 20 रुपीज. 10 लाख इनटू 20 rupees, that is 2 crores. Okay, 2 crore rupees will be your amount.
Okay. Bank to equity share application 2 CR. This is application received. Then allotment का received amount है, वो सब dates के बारे में कुछ नहीं दिया, मतलब वो सब received amount का dates है, ठीक है, not due, they are all received amount dates. So यहाँ पे allotment का भी आपको पता नहीं है, transfer entry क्या है, due date क्या है, तो leave it. Equity share application to equity share capital, पूरा का पूरा transfer भी हो जाएगा 2 crores, ठीक है. Then since you don't know application transfer का date, you don't know allotment due का date as well, सब amount received के dates हैं, याद रखना. allotment due का date नहीं पता है तो यही एंट्री कर दो अभी, allotment due की equity share allotment to equity share capital, no premium. How much are we expecting on allotment? Think 3 crores, 1 lakh into 30. 10 lakh into 30, sorry. 10 lakhs into 30 rupees, that is 3 crores. 3 CR is what we are expecting on allotment. फिर आगे क्या दिया है, हाँ यहाँ पे देखो क्या दिया है, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 20,000 शेयर्स पेड होल्ड ऑफ द अमाउंट अलोंग विद अलॉटमेंट. इस भाई ने फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल और अलॉटमेंट सबका पैसा कहाँ पे भर दिया, अलॉटमेंट में भर दिया. जब एंट्री में आप जब आप रिसीव करोगे, या डेट लिख दो इधर, अलॉटमेंट रिसीव्ड की डेट दी गई है अपने को फर्स्ट में 16. जब आप रिसीव करोगे तो एंट्री क्या होगी आपकी, व्हाट विल बी द एंट्री फॉर रिसीविंग द अलॉटमेंट मनी, बैंक टू अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल टू सेकंड कॉल. बैंक टू अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस टू फर्स्ट कॉल सेकंड. अच्छा अच्छा अच्छा, इधर कॉल इन एडवांस है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो वो भी कर सकते हो, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल वाला भी मेथड से कर सकते हो. बैंक टू allotment, equity share allotment to calls in advance. कल किया था हमने, जहां पे आपको एडवांस में पैसा आ जाए क्रेडिट कॉल्स इन एडवांस, और जहां पे लेट आए वहां पे डेबिट कॉल्स इन अरियर्स. यहाँ पे क्रेडिट कॉल्स इन एडवांस क्योंकि एडवांस में आ गया है. अलॉटमेंट में चाहिए था अपने को 3 crores, ये तो वो भाई ने भी भरा है, 20,000 शेयर्स का भी इसके अंदर पड़ा हुआ है. ओके, अलॉटमेंट. उसके अलावा उसने एक्स्ट्रा क्या भरा है, व्हाट हैज ही पेड एक्स्ट्रा, 10 लाख रुपया, 30 plus 20. 30 plus 20 rupees, 50 rupees on 20,000 shares. So 20,000 shares multiplied by 50 rupees, that comes to 10 lakh rupees. 10 lakh rupees उसने एक्स्ट्रा भर दिया, तो बैंक में जाएगा 3 crore 10 lakhs. 3 crore 10 lakhs. Is that clear? 3 crore 10 lakh. Out of this 10 lakh, he has paid actually 6 lakh and 4 lakh towards first and second call. 6 lakh towards first call and 4 lakh towards second call. That is what is actual call in advance. अपने को तो फर्क नहीं पड़ता है, जब पैसा आ गया एडवांस में immediately credit it and keep, show it like a loan taken by the company. And now whenever the time comes for first call, second call, that time we will adjust the money. तो इसके बाद जाते हैं हम लोग फर्स्ट कॉल ड्यू पे. फर्स्ट कॉल ड्यू का भी आई थिंक डेट इज मिसिंग. ओके, फर्स्ट कॉल ड्यू का डेट यू कैन पुट अ डैश ऑल्सो, और यू कैन टेक फर्स्ट में ऑल्सो, ये भी चलेगा आपका. ठीक है, फर्स्ट में भी ले सकते हो या सिंपली डैश भी डाल सकते हो, ये डेट इज मिसिंग. तो फर्स्ट में या फिर सिंपली पुट अ डैश, इट विल बी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू फर्स्ट अक्टूबर दे है, वो क्या है तो वो रिसीव्ड है, तीनों का रिसीव्ड अमाउंट का डेट है. डेट्स के बारे में कुछ नहीं दिया, मतलब वो रोकड़ा मिलने का डेट है, बैंक वाले एंट्री का डेट है. तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना एक्सपेक्टेड है फर्स्ट कॉल पे आपका, 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 30.
that is 3 CR, 3 crores. And again, when you receive the first call, this is on 1st October 16, तो होगा बैंक, क्या होगा एंट्री when you receive the first call? Will you get again 3 crores? No. No, 2 Calls crore in 90. advance. हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन, एडवांस अकाउंट डेबिट, जहां जहां यूज करना है वहां डेबिट कर लो, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे तो 3 करोड़ लिख दो पूरा, बट पैसे आपको 3 करोड़ नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिस बंदे ने एडवांस दिया है उसका आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कितना एडजस्ट करोगे यहाँ पे? पूरा 10 लाख कर दोगे? 6 lakh. 6 Only lakh. 6 lakh. Only 6 lakh will adjust. Did you understand why? Only 6 lakh rupees we are adjusting, because he has paid 50 rupees na in advance, 30 of first call, 20 of second call. So at the time of first call, we need only 30 into 20,000. That is 6 lakh rupees. 20,000 into 30. That is 6 lakh. And बाकी का 3 करोड़ में से 6 लाख गया, तो 2 crore 94 lakh rupees would go under bank. Would go under bank. ठीक है? Then we go to the second call का entry. Second call due का भी date नहीं है. Either you put a dash or you can take 1st October. Equity share second and final call to equity share second and final call to equity share capital. Either you put 11016 or put a dash, no issues. This will be how much? 10 lakh multiplied by 20 है ना final call. Yes, 2 crores, 2 CR is the amount. And finally, when you received the money, 1st February 17, what entry you pass for this? Bank again calls in advance to equity share second and final call. We were expecting 2 CR, but we will not get 2 CR because this guy ka calls in advance will have to adjust from the money which he has paid already. तो कितना एडजस्ट करोगे यहाँ पे उसका कॉल इन एडवांस में से आप? Only 4 lakhs. बचा कितना? 1 crore 96 lakh is what you get in your bank. This second call received and call in advance adjusted. जैसे CIA adjusted होता था वैसे call in advance adjusted. This is first call received and CIA adjusted, call in advance adjusted. Same narration, no change. That's it. इसके बाद interest का बात कर रहा है क्या सम में कुछ? Is there any talk about interest? Yes. Only if they talk about interest, you need to pay interest or receive interest. Remember that, okay? If they are silent about interest, then interest का कोई entry करने की जरूरत नहीं है, okay? यहाँ भी नहीं, debentures में भी नहीं, कोई भी chapter में आगे shares debentures में. इंटरेस्ट का बात कर रहा है तो ही करना. इस पे इंटरेस्ट हम लोग पे करेंगे कि रिसीव करेंगे? पे करेंगे. अभी कब पे कर रहे हैं वो दिया हुआ है, हमने 1st February को पे किया है. इज दिस इंटरेस्ट इनकम और एक्सपेंस फॉर द कंपनी? एक्सपेंस. So what should be the journal entry? Interest on calls in advance account debit to bank account. Either you write this way or you do it in 2 parts. Interest to shareholder and shareholder to bank. Okay? Payable and paid. या डायरेक्टली दिखा दो. कल मैंने डायरेक्ट दिखाया था, ये आज थोड़ा वेरिएशन दिखा रहा हूँ. इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये पेएबल, और फिर सेम डे पे पेड. इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन interest to holders and then equity share holders to bank. Okay, equity shareholders to bank. How will you calculate this interest? Simple सा लॉजिक है, याद है आपको बताया था कब भरना है और कब भरा. कॉल इन अरियर, कॉल इन एडवांस का कब भरना था और कब भरा. तो
यहाँ पे देखो, ये 6 लाख रुपया इसका पहला कॉल इन एडवांस है और दूसरा है 4 लाख। ये 6 लाख कब भरना था? 110 को। कब भरा? 1516 को। तो हाउ मेनी मंथ्स का इंटरेस्ट शुड कम? 5, 6, 7, 8, 9. How many months it comes to? 5 months. Did you all get that? कब भरना था और कब भरा, इसका गैप लेने का है, सिंपल। भरना था इसको 1 अक्टूबर को, फर्स्ट कॉल 6 लाख रुपए का। भरा इसने 1 मई को। तो मई, जून, जुलाई, सितंबर। डोंट टेक अक्टूबर ऑब्वियसली बिकॉज 1 अक्टूबर है। तो इधर मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूं आपको, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस का, ठीक है। 6 लाख रुपए पे क्या रेट लगाओगे आप? इंटरेस्ट का कोई रेट स्पेसिफाइड नहीं है यहाँ पे, तो 12%। कॉल इन अरियर पे 10% है, कॉल इन एडवांस पे 12% है। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 5 मंथ्स। तो ये कितना होता है आपका? 20 हटाओ, 30,000 रुपीज आया, 30,000 रुपीज मिला। अच्छा, ये खत्म नहीं हुआ, और एक कॉल इन एडवांस था। कौन सा? ये 4 लाख वाला। 4 लाख वाले का डेट देखो, 1 फरवरी। कब भरा? भरना था 1 फरवरी को, और कब भरा? भरा है 1 मई को। उसने पहले ही भर दिया था, 1 मई को भर दिया था एडवांस में। भरना था 1 फरवरी 17 को, भर दिया 1 मई 16 को। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, बस फेब मत लेना, 1 फरवरी। तो 9 मंथ्स होना चाहिए। डिड यू ऑल गेट दैट? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन। 9 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा इस पे। कंपनी को ऐसा लग रहा है कि उसने लोन ले लिया है, 9 महीने से उसके पास पैसा पड़ा है, तो ब्याज दे रही है उसको, सिंपल। तो ये 4 लाख रुपए कंपनी ने 9 महीना यूज किया है, उस पे 12% फॉर 9 मंथ्स। तो ये कितना आएगा आपका? 36,000। तो टोटल इंटरेस्ट कम्स टू 66,000। एंट्री वही है आपकी, इंटरेस्ट टू बैंक के जगह मैंने पहले पेएबल दिखा दी, फिर पेड दिखा दी। लोन का भी आप हमेशा वैसे ही दिखाते हो, पेएबल पेड, तो वैसे भी दिखाओ चलेगा। डायरेक्टली भी कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू बैंक, नो प्रॉब्लम। दिस इज इंटरेस्ट पेएबल, दिस इज इंटरेस्ट पेड। ओके सर, यस। हम लोग डायरेक्टली 10 लाख पे 9 मंथ नहीं लगा सकते क्या? नहीं कर सकते ना, ऐसा कैसे होगा? 10 लाख में से पूरा 10 लाख थोड़ी 9 मंथ्स के लिए यूज किया है कंपनी ने। 10 लाख में से ये 4 लाख रुपीज 1 फरवरी को ही देना था ना, सॉरी 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज 1 अक्टूबर को आ जाना चाहिए था ना। 4 लाख रुपीज का लिमिट 1 फेब तक था। 10 लाख में से 6 लाख का तो 1 अक्टूबर तक का ही लिमिट था। 1 अक्टूबर को तो वैसे भी भरना था उसको, तो थोड़ी Okay, वो 9 मंथ्स के लिए यूज करने मिला है। बाकी तो जेन्युइन पैसा कंपनी का हक का बनता है। वो फ्री फंड में कितना यूज करने मिला? तो खाली 5 मंथ्स, 5 to 10। ठीक है सर। So interest on calls in advance, all of you got that? जितना भर, कब भरना था और कब भरा, इसका गैप। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर बोलो या इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस बोलो, बात एक ही, कब भरना था कब भरा, उसका गैप। Okay, take question number 18 then. 18th question. A limited company with an authorized capital of rupees 20 lakhs divided in the shares of 100 each of rupees, authorized capital of 20 lakh rupees है वो, divided into shares of 100 each rupees. So basically 20,000 का authorized capital है, out of which it issued for subscription 10,000 shares, आधा issue किया है। So 10,000 shares payable as 25 on application, 30 on allotment, 20 on first call. 25 on application, 30 on allotment, 25, 20 on first call. Balance कितना बचेगा? 55, 20, 75, 25 rupees on second call. Okay, on 20% first call, 3 months after allotment, and balance
एंड व्हेन रिक्वायर, एज एंड व्हेन रिक्वायर, मतलब सेकंड कॉल अभी तक हुआ नहीं है. क्वेश्चन इज देयर ओनली टिल फर्स्ट कॉल. The subscription list closed on 31st January 16 when the application money on 10,000 shares was duly received. So no oversubscription, no premium, at par subscription, and allotment was made on 1st March 2016. The allotment amount was received in full, but when the first call was made, one shareholder failed to pay the amount of 1,000 shares held by him, and another shareholder with 500 shares paid the entire amount on those shares. Give the journal entries in the book to record these capital, assuming that all the amounts due were received within 1 month of which they were called. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी को समझ में आया मेन डिफरेंस क्वेश्चन का? दोनों है, calls in Calls in advance and arrears. दोनों है, कॉल इन अरियर भी है, कॉल इन एडवांस भी है, दोनों का मिक्सचर. कुछ नहीं है, एंट्री तो वैसी रहेगी अपनी. Let's begin with the application date. What is the application date received? देखो क्या दिया है क्वेश्चन में. Sir, 31st Jan. application money received 31st Jan 2016. Bank account debit to equity share application. Sum is easy. खाली समझ में आना चाहिए क्या बोलना चाह रहे हैं. रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीवेबल है. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना आएगा? ये 10,000 शेयर्स का इश्यू है, उस पे 25 रुपया, तो हो गया 2,50,000 रुपीज, है ना? करेक्ट. 2,50,000 रुपए हो गए आपके. ठीक है, इसके बाद when was the allotment made? 1st March 16. Equity share allotment account debit to Sir, application capital. अरे equity share application to equity share capital. Equity share application to equity share capital, that will be again 2,50,000. No excess, no oversubscription. Then when are we receiving the allotment? Receiving the allotment का date is not given, but a hint is given in the last line. क्या दिया हुआ है? All the monies were received within 1 month. ड्यू एंट्री क्या ही नहीं. अरे बाप रे, ड्यू एंट्री अलॉटमेंट कभी किया? 1st मार्च को किया, तो ड्यू एंट्री का डेट कर दो पहले. 1st March 16 को. यस, ये सेकंड एंट्री में डेट 1316 नहीं आएगा ना? 13 आएगा ना. अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1st March 16. तो ट्रांसफर है ना? सर ट्रांसफर का डेट तो वही आएगा ना 31 जैन. नहीं, जिस दिन आप अलॉटमेंट करते हो ना, ड्यू अलॉटमेंट ड्यू रखते हो ना, वही डेट आती है अगर दी हुई है आपको स्पेसिफाई करके. तो जो आपकी अलॉटमेंट ड्यू की डेट होती है, वही डेट पे आपने डिसाइड किया है ना कि इतना एक्सेस करना है, इतना रिफंड करना है, ये कैटेगरी को इतना अलॉट करना है. तो एप्लीकेशन की ट्रांसफर डेट इज ड्यू अमाउंट की डेट. जनरली इट इज सेम, कभी गैप हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है दिया है क्वेश्चन में, तो अदरवाइज सेम डेट ले लेने का. जो दिन पे आपने अलॉटमेंट ड्यू किया, वही डेट पे आपने डिसाइड किया कि इतना शेयर्स रखना है, इतने को रिफंड करना है. एप्लीकेशन ट्रांसफर की डेट विल बी सेम, नथिंग इज गिवन. 1st March allotment due as well as 1st March application transfer. 1st March 16 को अलॉटमेंट ड्यू है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ओके, equity share allotment to equity share capital, that will be कितना चाहिए अपने को, बोलो. 3 लाख सर, 3 लाख आएगा. 10,000 into 30, that is 3 lakhs. 10,000 into 30, that is 3 lakhs. Then received की डेट अपने को दिया हुआ है हिंट में, एक महीने बाद पैसा मिला है. तो ये रिसीव्ड की डेट होगी आपकी 1st, 3 महीने बाद ना, 1 महीने बाद, सॉरी 1st April. 1 महीने बाद, तो 1st April बैंक अकाउंट डेबिट. अभी
अलॉटमेंट के वक्त लफड़ा हुआ है कुछ, चेक कर लो, कुछ कॉल इन अरियर, कुछ कॉल इन एडवांस है कि नहीं, नहीं, वो तो फर्स्ट कॉल वो सब फर्स्ट कॉल पे है। तो बैंक अकाउंट डेबिट थ्रू इक्विटी शेयर allotment, that will be 3 lakh rupees, and then what will be the date of first call? आप either ये लिख सकते हो 1st April 16 first call due, या you can put a dash also over here because you don't know due की date नहीं पता है ना अपने को, don't know due की date, we know received की date I think नहीं दिया है 3 months after दिया हुआ है, sorry 3 months after they have given it in the question, second line पे दिया हुआ है, सेकेंड लाइन पे पढ़ो क्या दिया हुआ है, 25 on application, 30 on allotment, 20 per share on first call, 3 months after the allotment and the balance as and when required. So 3 months after the allotment. ड्यू की डेट तो 1/4 को ही आएगी ना? नहीं, इसमें दिया है ना स्पेसिफाई करके 3 months after allotment, मतलब ये 1/3 को हुआ है तो इसका ड्यू विल बी 1/6/16, राइट। इसका अगर 1/3 है तो इसका विल बी 1/6, इसका अगर 1/4 होता तो इसका विल बी 1/7। मार्क्स काटेंगे वो लोग। डेट का इतना टेंशन मत लो, डेट ऊपर नीचे हो गया डोंट वरी, एंट्रीज करेक्ट होना चाहिए, डेट्स आर सेकेंडरी, डोंट वरी अबाउट डेट्स, ओके। डेट्स पूछने का भी आई थिंक पेपर में तो पूछा भी नहीं, एक आध पेपर में कहीं पूछा है डेट का इतना टेंशन मत, और रहेगा तो दे शुड स्पेसिफाई, एक्चुअली क्लियरली डेट्स होना चाहिए, गिवन होना चाहिए, अपने को ट्रांजैक्शन करना है रिकॉर्ड, ओके। तो आइदर अगर डेट नहीं होता यू कुड हैव पुट अ डैश और 1/4/16 ले सकते थे, यहाँ पे दिया है 3 months, तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग फ्रॉम 1st March 3 months, ओके। 1st March plus 3 months, 3 months from 1st March, so that will be equity share first call to equity share capital, कितना रहेगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, एक्सपेक्टेड अमाउंट विल बी 10,000 into 20, that is 2 lakhs बराबर सर 30 ना यार 20 है कि 30 है, एक मिनट, हाँ 20 है, सॉरी मैं 17 तो ऊपर देख रहा था, ओके 25 30 20 and 25, so 20 rupees we are expecting on first call। फिर जब फर्स्ट कॉल रिसीव किया, अब रिसीव कब किया है वो भी हिंट दिया, 1 महीने बाद आपने रिसीव किया हुआ है, तो 1st July 16 यू रिसीव द मनी, बट यहाँ पे झोल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका, किसी ने कॉल इन अरियर रख दिया, किसी का कॉल इन एडवांस भी हो गया, सो कॉल इन अरियर एंड कॉल इन एडवांस दोनों हो रहे हैं यहाँ पे, will be a combined entry for call in arrear, call in advance, can you frame it? Call in arrears bank to equity share capital to calls in advance, Capital नहीं, first call, sorry first call, bank account debit calls in arrears account debit to equity share first call to calls in advance। क्या ये बात आपके समझ में आई, क्या हुआ यहाँ पे? All of you got that? कोई नहीं, एक बंदे ने पेंडिंग रखा तो हमने कॉल इन अरियर डेबिट किया, एक बंदे ने एडवांस में दे दिया तो उसको क्रेडिट कर दिया। अब आराम से सोच सोच के अमाउंट फिलअप करने हैं। देखो पहले तो फर्स्ट कॉल में कितना लिखोगे, 2 लाख, वो लिख दो। फिर कॉल इन अरियर को पकड़ो, एक बंदे ने कॉल इन अरियर रखा है ऑन हाउ मेनी शेयर्स, 1000 शेयर्स। 1000 शेयर पे भाई ने पैसा नहीं भरा, 1000 into 20, तो 20,000 हो गया कॉल इन अरियर, ये लिख दो। और फिर कॉल इन एडवांस भी लिख दो। 500 शेयर पे एंटायर अमाउंट ही पेड, एंटायर म्हणजे काय, ही पेड 45। स्टेशन पे बैठी हो क्या परीशी? अरे मेरा भाई। Okay, so one person paid the entire amount with first call, मतलब फर्स्ट कॉल का जो पैसा है वो तो भरा ही है टाइम पे, फर्स्ट कॉल का जो पैसा है वो तो भरा ही है टाइम पे, बराबर है। जो सेकेंड कॉल का पैसा है वो भी उसने फर्स्ट कॉल में भर दिया,
सेकेंड कॉल का पैसा वो भी फर्स्ट कॉल में भर दिया। सेकेंड कॉल का कितना भरना था उसको, 25 रुपीज ऑन 500 शेयर्स। कॉल इन एडवांस कितना होगा, 500 into 25, दैट इज नो दैट 12,500। अब आराम से बैंक में बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। लॉजिकली भी सोचो, 2 लाख में से 20 कम मिले तो 180 होना चाहिए था, 180 में 12,500 बढ़ गया कॉल इन एडवांस का, तो 190। सर इसमें कॉल्स इन एडवांस में उसने पूरे शेयर्स का भर दिया ना, तो 45 नहीं आएगा, फाइनल कॉल का भी आ गया ना उसमें। मैं वही तो बोल रहा था, इधर ही सिली मिस्टेक हो जाता है, उसको तो भरना ही था ना। फर्स्ट कॉल तो, ये फर्स्ट कॉल की एंट्री है ना रिसीव्ड की, उसको फर्स्ट कॉल तो भरना ही था सभी शेयर होल्डर के साथ, वो तो भरा ही है। एक्स्ट्रा कितना भरा है, सेकंड कॉल का पैसा भरा है उसने एक्स्ट्रा। ये चीज अगर अलॉट, समझा, डबल हो जाता। हाँ डबल काउंटिंग हो जाती। अगर अलॉटमेंट पे वो पूरा पैसा भर देता तो उसका जैसे लास्ट सम में था, अलॉटमेंट में वो पूरा पैसा भर देता तो उसका कॉल इन एडवांस क्या होता, 500 into 45, 500 into 45। अगर अलॉटमेंट में वो पूरा पैसा भर देता फर्स्ट और सेकंड कॉल का, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा उसमें मत लेना, क्योंकि अलॉटमेंट तो भरना ही था, फर्स्ट और सेकंड कॉल एक्स्ट्रा भरा, वो कॉल इन एडवांस। यहाँ पे फर्स्ट कॉल भरना ही है, डोंट टेक दैट। एक्स्ट्रा क्या है, कॉल इन एडवांस क्या है, सेकंड कॉल का पैसा है। गॉट इट, दैट्स कॉल इन एडवांस। नाउ व्हाट, झाला, सेकंड कॉल तो मांगा नहीं है, छोड़ दो, खत्म, इधर ही खत्म करो। इंटरेस्ट ओके, दैट्स इट। सर, इंटरेस्ट इंटरेस्ट कहाँ है, दिया कहाँ है क्वेश्चन में इंटरेस्ट? इंटरेस्ट का बात ही नहीं कर बोला रहा है, नहीं तो करने interest- का नहीं ना। बोला नहीं तो करने का नहीं। इंटरेस्ट स्पेसिफाई करके दिया है तो ही देंगे, तो ही रिसीव करेंगे, अदरवाइज बट वो इग्नोर। खाली कॉल्स इन अरियर्स का वो लोग पैसा रिकवर कर रहे हैं। वो दिया है क्या, कहाँ दिया है? हाँ, assuming that all the amounts due were received within 1 month नहीं of नहीं, the date they... अरे वो तो कॉलिंग अरियर का नहीं है, वो तो ये अलॉटमेंट आपने 1/3 को मांगा तो 1/4 को पैसा आया, फर्स्ट कॉल आपने 1/6 को मांगा तो 1/7 को पैसा आया, इसका बात है। कॉल इन अरियर का अभी तक रिसीव का बात ही नहीं किया वो लोग। Assuming that all the calls were received, all the amounts due were received, मतलब जो भी वो लोग ने पैसे मांगे हैं वो एक एक महीने में आ गए, ऐसा। फाइनल कॉल तो अभी भी बाकी है, फाइनल कॉल इज स्टिल लेफ्ट आउट, सो लीव दैट सम ओवर देयर। ओके, अभी अगर सपोज फाइनल कॉल होता है इस पे, तो फाइनल कॉल की एंट्री बोल दो मुझे क्या होती, एंट्री क्या होती फाइनल कॉल की? इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल पहले ड्यू, व्हाट विल द अमाउंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000, 10,000 into 25, and then when you receive the money क्या एंट्री होती, बैंक Bank. calls in arrears, calls in bank advance advance. एडवांस। to equity share final call। Sir, but arrears भी होता था ना। ना, अरे कैसा अरियर को तो हम लोग रखते हैं सेकंड कॉल के बाद तक, भेजते हैं, फिर बोलते हैं पैसा भर, फिर वो नहीं भरता तो हम फोरफिट कर देते हाँ तो हैं। सेकंड कॉल में तो आएगा ना arrears। अच्छा हाँ सॉरी, कॉल इन अरियर डेबिट होएगा ऐसा, राइट? आई थॉट यू आर आस्किंग फॉर मनी, ओके आई मिस्ड माय मिस थॉट गया मेरे दिमाग से, राइट? तो सेकंड कॉल में यस, ये जो डिफॉल्टर है ये सेकंड कॉल में भी डिफॉल्ट करेगा, यस परफेक्ट। सेकंड कॉल की एंट्री चलो मैं बता दे रहा हूँ, पास ही कर दो यहाँ पे। सेकंड कॉल ऑप्शनल है, ठीक है? सेकंड कॉल की एंट्री अगर होती तो ऐसे होती, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, this will be 2,50,000, 10 into 25, and when you receive the money it would be bank calls in advance, क्योंकि जिसने एडवांस में भरा उसका एडजस्ट करना है, calls in arrears also, क्योंकि जो बंदा पहले डिफॉल्ट कर रहा है उसका भी वापस आएगा यहाँ पे call in arrears to equity share second and final call। Did you get this? एडवांस वाला एडजस्ट किया एंड परफेक्ट, कॉल्स इन अरियर्स, आर्यन ने बोला बराबर है, परफेक्ट। सेकंड कॉल पे भी कॉल इन अरियर होगा जिसका फर्स्ट कॉल का कॉल इन अरियर है, ठीक है? तो दिस विल बी 2,50,000। कॉल इन एडवांस कितना एडजस्ट करना है आपको, 12,500।
कॉल इन अरियर भी होगा 1000 शेयर्स पे, वो रिपीट करेगा, 25 रुपया नहीं भरेगा, 25,000, और आपका बैंक में जाएगा 2,12,500 आई थिंक, प्लीज चेक, 2,12,500 ये एंट्री आ जाएगी आपकी। इज इट क्लियर? इसके बाद वो जो कॉल इन अरियर वाला है उसको लेटर वेटर भेजेंगे, पैसा भर, तो बैंक टू CIA अगर भर दिया तो, और नहीं भरा तो फोरफिट कर लेंगे, और अगर भरा और इंटरेस्ट भी पूछा है सम में, इंटरेस्ट कैसे करना है कैलकुलेट, पहले तो मुझे बताओ कॉल इन एडवांस पे कैसे करोगे इंटरेस्ट कैलकुलेट, कॉल इन एडवांस। समझो ये सेकंड कॉल था आपका 1 सितंबर को, चलो सेकंड कॉल रिसीव्ड का डेट है समझो 1 सितंबर, 1 सितंबर को रिसीव हुआ है, 1 सितंबर को आपका सेकंड कॉल रिसीव हुआ है, तो कॉल इन एडवांस पे कितने टाइम का इंटरेस्ट पे करेगी कंपनी? 3 महीना, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 7 8 9, अच्छा 3 मंथ्स ना। 9 क्यों गिन रहा है? 1 सितंबर है। नहीं, 1 मिनट सर, फर्स्ट कॉल को मिला ना इसका पैसा। हाँ, फर्स्ट कॉल को मिला और सेकंड कॉल को देना था, तो 17 को मिला और 19 को देना था, मैं 16 समझा। तो 17 मिला है ना रिसीव्ड, तो जुलाई और अगस्त 2 मंथ्स, interest on calls in advance would be 2 months if your final call received date is 1st September. Did you all get that? What about interest on calls in arrears? How much money the company would have taken as interest on calls in arrears? दो CIA हैं, एक हुआ है आपका हुआ है 1 जुलाई को, दूसरा CIA हुआ है आपका 1 सितंबर को, और समझो उस भाई ने 1 अक्टूबर को कॉल इन अरियर का पैसा दिया, 1 अक्टूबर को कॉल इन अरियर का पैसा दिया विथ इंटरेस्ट, तो 20,000 जो है 20,000 जो है उस पे कितना इंटरेस्ट लोगे? 3 महीना। 3 महीना। क्यों? क्योंकि जुलाई को भरना था, 1 जुलाई को भरना था और 1 अक्टूबर को भर रहा है, तो जुलाई अगस्त सितंबर। व्हाट अबाउट 25,000? 1 मंथ, क्योंकि भरना था 1 सितंबर को और भरा है 1 अक्टूबर को, तो 1 मंथ। Did you all get that? कॉल इन अरियर्स का इंटरेस्ट, पहला वाला जो 20,000 है उस पे 3 महीना, जुलाई को भरना था, भरा अक्टूबर को, दूसरा वाला जो 25,000 है भरना था 1 सितंबर को, भरा 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर आई एम अज्यूमिंग अगर वो भरा कॉल्स इन अरियर्स, तो लॉजिक क्या है, जब भरना था और जब भरा इसका गैप, जस्ट आस्क योरसेल्फ अ सिंपल क्वेश्चन, दोनों के लिए, कॉल इन एडवांस, कॉल इन अरियर, जब भरना था और जब भरा, जब भरना था जब भरा, जब पैसा आया, उसका गैप, दैट्स योर इंटरेस्ट। ठीक है, दैट्स इट। कम टू क्वेश्चन नंबर 41, कल हमने किया था एक ये टाइप 41, शेयर्स इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, उसी का कंटिन्यूएशन का एक सम है क्वेश्चन 41। 41st question, let's see how many of you remember that yesterday's stuff. Manchester Company Limited acquired the running business of Chelsea. The business consisted of assets at 10 lakhs and liabilities of 4 lakh 20. Equity shares of 100 each, fully paid, were issued to the vendors in payment of purchase consideration. Past journal entries in the books of games. Games nahi hai, Manchester, sorry. Past journal entries in the books of Manchester. Shares are issued at par. Shares are issued at a premium of 100%. Second case में दिया हुआ है. Remember the first entry when you acquired the assets and liabilities. What will be the entry? Assets to liabilities to Chelsea. Assets to liabilities to Chelsea. Assets आया sundry asset account debit to sundry liability account. Asset बढ़ा debit, liability बढ़ी books में credit to Chelsea. Chelsea क्यों? पैसा देना बाकी है. Chelsea Limited account. This is 10 lakh rupees का asset आया minus 420,000 का liability है. So 5,80,000 rupees will go in Chelsea. Okay, this is business acquired, business purchased from Chelsea. Business purchased, yeah, assets and liabilities acquired from Chelsea. Then
how are we issuing in case 1? How are we issuing the shares case 1? At By issuing par. them at par. So how many shares shall we issue in the case 1? कितना पैसा देना था उसको? 5,80,000 देना था उसको 100 रुपीज के शेयर्स में. देखो फंडा बहुत सिंपल है. चेल्सी का बिजनेस लिया तो उसको पैसा तो देना पड़ेगा. कितना पैसा देना पड़ेगा? खाली एसेट लिया होता तो 10 लाख देते. एसेट के साथ उसका लायबिलिटी भी अक्वायर किया तो हम लोग वो लायबिलिटी चुकाने वाले हैं. लोन्स, क्रेडिटर्स जो भी होंगे. We'll pay Chelsea that much less. उसका net worth है वो, asset minus liabilities is the net worth of Chelsea. So अगर Chelsea को रोकड़ा देते, कैश देते, चेक देते, तो एंट्री क्या होता? Chelsea to to cash bank. bank. एकदम लोग कैश रोकड़ा चेक तो दे नहीं रहे, हम लोग शेयर होल्डर बना रहे हैं उसको. तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? Chelsea account debit to what? इक्विटी शेयर. Equity share capital. Capital. इधर क्या हुआ? कंपनी को पैसा नहीं मिला, खाली कोई और एसेट आ गया अपार्ट फ्रॉम मनी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज COTC, shares issued for consideration other than cash. COTC, other than cash. This is I think 5,80,000 क्योंकि पार पे शेयर्स हैं. ओके, these are issue of how many shares? 5,800 equity shares of 100 each towards payment of purchase consideration. And इधर ही आपका एक और केस है, केस 2. वहां पे will your first entry change? No. वो तो आपने बिजनेस अक्वायर किया है. sundry asset to sundry liability to Chelsea. This is 10 lakh, 420 and 580. लेकिन this time how are we issuing the shares? How are we issuing the shares? We are issuing the shares at 100% premium. What do you mean by 100% premium? Company is well established in the market. The market price is running around 200 rupees. 100 रुपए का शेयर 200 रुपए में चल रहा है, तो वो प्राइस पे आप शेयर्स दोगे. चेल्सी भी वो प्राइस पे खरीद लेगा. उसको लग रहा होगा कि और बढ़ेगा, वो जाके आगे मार्केट में लिक्विडेट कर सकता है. तो चेल्सी को 100 रुपए में नहीं 200 रुपए में शेयर्स दे रहे हैं. So will Chelsea get the same number of shares, more shares, lesser shares? Lesser shares. How many shares will the Chelsea get? Half. 2,900. याद है ये नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला? इट इज अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस. अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस. चेल्सी को देना है 5,80,000. उसको दे रहे हैं हम 200 के प्राइस पे शेयर्स, तो 2,900 इक्विटी शेयर्स. इसमें कंपनी के बुक्स में एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री विल चेंज स्लाइटली. इट विल बिकम व्हाट? चेल्सी लिमिटेड डेबिट टू व्हाट? To share premium to equity share capital. हाँ, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम. ये शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि कंपनी के किटी में कैपिटल का फेस वैल्यू दिखेगा प्लस प्रीमियम भी दिखेगा. ऑब्वियसली दैट प्रीमियम बिलोंग्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनली, बट इट विल शो दैट सेपरेटली. फेस वैल्यू के ऊपर जो आया वो प्रीमियम. सो चेल्सी में दिखेगा 5,80,000. इसको 5,80,000 देना था. कैपिटल में कितना दिखेगा? 2,900 into 100 फेस वैल्यू 2,90,000 and premium is 100%. 2,900 into 100 2,90,000. और एक सिमिलर टाइप का सम है. क्वेश्चन नंबर 16. Let's come to question number 16. This is issue of 2,900 equity shares of 100 at 100% premium. खाली the premium add हो जाए towards payment of PC. वाले में भी बैलेंस शीट है. 16 वाले में भी बैलेंस शीट है, बट उसमें आप एंट्रीज कर सकते हो. तो बाकी उसमें 2 समय एंट्रीज ही नहीं था, सीधा बैलेंस शीट ही था इसमें मेन इम्पोर्टेंट. 16 वाले समय एंट्रीज करके रख दो, फिर जगह छोड़ना है तो छोड़ दो, नहीं तो एंड में हम लोग करेंगे बैलेंस शीट.
16th question. X Company Limited was incorporated with an authorized share capital of 90,000 shares of 10 each. Company purchased land and building from Y for 4 lakh payable in fully paid up shares of the company. The balance of the shares were issued to the public which were fully subscribed and paid for. पहले बताओ जो बिल्डिंग खरीदा उसका कैसे करोगे एंट्री? बिल्डिंग खरीदा और शेयर्स इश्यू किया, व्हाट विल बी द एंट्री? Land and building to equity share Building to capital. equity share capital. साथ में कंबाइन मत करना, दो पार्ट्स हमेशा. लैंड एंड बिल्डिंग टू वाई, क्रेडिट परचेज. लिख दो. फर्स्ट एंट्री, राइट डाउन. ओनली 3 एंट्री सबमिट दिस. राइट डाउन ऑल ऑफ यू. क्वेश्चन 16, फर्स्ट वन. Land and building to Y and Company 4 lakhs. Land and building to Y and Company 4 lakhs. Land and building purchased. Land and building purchased. Land and building to Y and Company 4 lakhs. Land and building purchased. Then Y को shareholder बना दिया. Y and Company to इक्विटी शेयर कैपिटल. पार इश्यू या कुछ नहीं दिया तो वाई एंड कंपनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 lakhs. कितना शेयर्स दिया होगा वाई को हमने? 40,000 शेयर्स. 10 रुपए का फेस वैल्यू है, नो प्रीमियम. सो वाई एंड कंपनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000. 4 lakhs. वाई एंड कंपनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 lakhs. 40,000 shares of 10 each were issued. This is issue of shares towards payment of purchase consideration, towards payment of land and building. और बाकी भी दिया है. बचा हुआ शेयर पब्लिक को इश्यू किया. बचा हुआ कितना रहेगा? 50,000. 50,000. उसका एंट्री क्या रहेगा? पब्लिक इश्यू है तो नॉर्मल. Bank to equity share capital. पूरा पैसा साथ में आएगा. बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल हाउ मच? 5 lakhs. 50,000 into 10. Bank to equity share capital 5 lakhs. Sorry, bank to equity share capital 5 lakhs. और मुझे बता कोई सम बचा है क्या मार्किंग में? मैंने 2 सम तो छोड़ा है, 6 और 7. उसको छोड़ के कुछ दिख रहा है? नहीं. मार्किंग्स ऑल ऑफ यू हैव डन. चेक करो बराबर से. अभी सर लेफ्ट एनी प्रॉब्लम? या इन लोगों के पास शीट्स है कि आपने मेल पे भेजा है? नहीं शीट्स है, बुकलेट है. पर इसको बुकलेट नहीं बोलते. सर ये बैलेंस शीट को कितनी स्पेस लगेगी? मतलब बैलेंस शीट आधा साइड, half to 3/4 of a side. Half to 3/4. Some half, some 3/4. सर 8 वाला किया हम लोग ने. नहीं एक सेकंड. अगर नहीं भी छोड़ा तो वांदा नहीं. यू कैन डू इट एट द एंड. क्वेश्चन नंबर देके बैलेंस शीट ड्रॉ करके करो, नो प्रॉब्लम. बोलो. हाँ सर 8 वाला बाकी है. 8 वाला बाकी है. 8 सम बाकी है. ओके 8 सम बाकी है. देख लो 8 सम. रश्मि लिमिटेड issued at par 1 lakh equity share of 10 e 2.532 final call. All the shares of 910,000 shares remaining under final call was made 3 months after the first call. Fully paid acceleration along with the interest in calls. Yes. Good problem. चलो calls वाला ही है. Complete करते हैं. Question number 8. Question number 8, last problem of shares. Question number 8. बाद में कर लेंगे ना. ना करो. चलो. Rashmi Limited issued at par 1 lakh equity shares of 10 each, payable 2.5 on application, 3 on allotment, 2 on first call, and balance on final call. So basically, what's your breakup? 2.5 3 2 2.5 3 2 2.5 हो गया balance. So this is application, allotment, first call, second call. All the shares were fully subscribed, so no over subscription. It is subscription at par. Dates नहीं दिया है, premium भी नहीं है, over subscription भी नहीं है. Mr. Nair, who held 10,000 shares, paid full remaining amount on the first call itself. The final call was made after 3 months from the first call, was fully paid except a shareholder having 1,000 shares
who paid his due amount after 2 months along with interest on call in arrear. Company also paid interest on call in advance to Mr. Nair. Give journal entries to record these transactions. Okay. So let's begin. Combination sum है call in arrear, call in advance का. Start with bank account debit to equity share application. कितना होगा? Issue is of 1 lakh shares. So 1 lakh into 2.5. That's 2 सर lakh. इसमें फर्स्ट कॉल पे कॉल्स इन एडवांस है और लास्ट कॉल मतलब फाइनल कॉल पे कॉल्स इन अरियर है. हाँ, first call पे call in advance, final call पे call in arrears. Yes. Would you guys like to try this? करो, चलो try करो खुद से. Check कर लो, खुद से करो, try करो. Try it on your own. Come on. हो गया रौनक संघवी का? चालू है चालू है चालू है. करो करो, ट्राई करो. कम ऑन. अलॉटमेंट पे कुछ नहीं है ना इसमें? नहीं, अलॉटमेंट में कुछ नहीं.
सर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स खाली 42 रुपीज आ रहा है. जो भी आ रहा है राउंड इट ऑफ. $41.67 ना. हाँ सर. सर 820 में एंट्री में नरेशन क्या आएगा? Being second call money received and call in arrear and advance adjusted. Second call money received and call in arrears and advance adjusted. सबसे इम्पोर्टेंट ये था, यहां तक तो किया था. 8th 9th और 10th एंट्री ये आया सबको. 9th और 10th एंट्री विथ अमाउंट्स. लॉजिक बैठा. इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस कब भरना था, कब भरा, उसका गैप. इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर 2 महीना लेट भरा तो 2 महीने का इंटरेस्ट, 2 महीने का गैप. यही एंट्री आप स्प्लिट करके भी कर सकते हो दोनों. इंटरेस्ट टू होल्डर, होल्डर टू बैंक एंड होल्डर टू इंटरेस्ट, बैंक टू होल्डर. खाली इंटरेस्ट के लिए पेएबल रिसीवेबल दिखा के यू कैन डू दैट.
सब्सटेंस हो गए, खाली वो जो आपने छोड़े हो बाकी डिबेंचर्स वो भी कल बोलो इसमें अभी डिबेंचर्स कोई डाउट? ये वाला आया सबको? ये सिमिलर सम पूछा हुआ है पेपर में, आज करेंगे आप होमवर्क में वापस। ये भी आया हुआ है पेपर में, कॉल इन अरियर। अभी उसमें आई डोंट रिमेम्बर कॉल इन अरियर था कि नहीं, बट कॉल इन एडवांस था, कॉल इन एडवांस तो था, सिमिलर सम। Solve that today. So that completes your shares. Let's begin with debentures. हुआ मिला सबको? एनी डाउट? बताओ बताओ बताओ। यश पटेल, हितवी ठक्कर, सर आ रहे आंसर्स? यस। वो 17 सम था ना आज का पहला, हाँ उसका जरा वर्किंग नोट दिखाओ ना। let's begin with the debentures part. What are debentures? What are debentures? What are debentures? Long term loan certificates. लॉन्ग टर्म लोन्स, बराबर है। देखो कोई भी बिजनेस होता है दो जगह से फंड रेज कर सकता है, या तो खुद का पैसा या तो उधार, बराबर है। खुद का पैसा उसको क्या कहा जाता है? इक्विटी। खुद का पैसा कहा जाता है इक्विटी। दो तरीके के शेयर्स इश्यू कर सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस एंड इक्विटी क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड रेट जो होता है वो फिक्स होता है, इक्विटी पे फ्लक्चुएटिंग होता है। प्रेफरेंस वाले को प्रेफरेंस मिलता है डिविडेंड पेमेंट में, पहले आप प्रेफरेंस डिविडेंड चुकाते हो, फिर आप इक्विटी डिविडेंड चुकाते हो। लिक्विडेशन के वक्त भी प्रेफरेंस होता है, पहले लिक्विडेशन का पैसा प्रेफरेंस को जाता है, फिर इक्विटी को जाता है। ओके, बट लिमिटेशन है कि डिविडेंड रेट फिक्स्ड रहता है उसका, वो प्रेफरेंस का लॉजिक, वो क्राइटेरिया, उसका कैरेक्टरिस्टिक ही वही है। इसलिए आपने देखा होगा प्रेफरेंस शेयर्स कभी स्टॉक मार्केट में डील नहीं होते। प्रेफरेंस शेयर्स आर नेवर डेल्ट विथ इन द स्टॉक मार्केट्स। क्यों? क्योंकि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़े या घटे, उसको तो फिक्स्ड डिविडेंड मिलने वाला है। ओके, तो रिस्क बेयरिंग जो भी होता है वो इक्विटी करता है, उसका अनलिमिटेड रिटर्न्स अनलिमिटेड रिस्क पार्ट पे होता है। इसके लिए यू ट्रेड, इसके लिए उसका वैल्यू बढ़ता है कम होता है इन द मार्केट्स। नाउ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स मतलब क्या? कंपनी को खुद का पैसा अभी इक्विटी से रेज नहीं करना है, लोन्स लेना है। तो लोन के लिए उसके पास वेरियस ऑप्शंस होते हैं। वो बैंक से लोन ले सकता है, नॉर्मल बैंक लोन, नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बैंक से लोन ले सकता है। वो पब्लिक से फिक्स डिपॉजिट उठा सकता है एज अ लोन। जैसे आप बैंक्स में फिक्स डिपॉजिट रखते हो, वैसे आप कंपनीज में फिक्स डिपॉजिट बना के रख सकते हो, उसमें आपको ब्याज मिलेगा। या वो डिबेंचर इश्यू कर सकता है, कंपनी कैन इश्यू डिबेंचर्स। So debentures are nothing but loans for the company. Debentures are nothing but loans for the company. But just like shares, shares क्या है? A subdivision of capital. वैसे डिबेंचर इज अ सब डिविजन ऑफ लोन। आपको 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, आपने उस लोन को 100 रुपए के टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। तो 1 करोड़ रुपया आपने 100 रुपए में डिवाइड कर लिया, you'll get 1 lakh डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो जैसे आप शेयर्स इश्यू करके पैसा रेज कर रहे हो, वैसे ही डिट्टो आप डिबेंचर इश्यू करके भी पैसा रेज कर सकते हो। ऐसे ही जैसे पब्लिक आपके शेयर्स खरीदती है, वैसे पब्लिक आपके डिबेंचर्स खरीदेगी और आपको पैसा मिल जाएगा। अब फर्क क्या है? शेयर्स, जो भी शेयर होल्डर होते हैं उसको कंपनी हैज टू गिव डिविडेंड्स। प्लीज टर्न ऑन द वीडियोस। जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उसको कंपनी हैज टू पे द डिविडेंड्स। ओके, व्हाटएवर प्रॉफिट्स इट अर्न्स उससे डिविडेंड पे करना पड़ता है। whereas डिबेंचर होल्डर्स को विल द कंपनी पे डिविडेंड और इंटरेस्ट? इंटरेस्ट। लोन पे कैसे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, वैसे डिबेंचर होल्डर्स आल्सो गेट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट irrespective of the profits or losses of the company, irrespective of the profits or losses of the company. Okay, उसको फिक्स्ड रेट से ही इंटरेस्ट मिलता है। तो जरा थिंक एंड टेल मी, should the debentures be traded
लाइक इक्विटी शेयर्स होता होगा उनका ट्रेडिंग? No, it is one-time issue. वन टाइम इश्यू तो है, बट क्या वो ट्रेड हो सकते हैं मार्केट में? You can नहीं होने transfer चाहिए. you can transfer the ownership. हाँ, ये नहीं होने चाहिए, ट्रेड नहीं होने चाहिए, बट होते हैं. These get traded in the market. इनकी लिक्विडिटी भी होती है थोड़ी बहुत. अब ये क्यों ट्रेड होते हैं? ये ट्रेड होते हैं ड्यू टू द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट. मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका प्राइस डिसाइड करता है. ओके, से फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने 1 लाख डिबेंचर है, 10% डिबेंचर इश्यू किया हुआ है मार्केट में, और मैंने वो 10% डिबेंचर खरीदा हुआ है, बराबर है. तो मैंने समझो 1000 डिबेंचर्स खरीदे जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है एट पार. मतलब मैंने 1 लाख रुपीस डाला है कंपनी में जिसपे मुझे 10% इंटरेस्ट मिल रहा है. आई एम गेटिंग 10% इंटरेस्ट ऑन दैट 1 लाख रुपीस. अब समझो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, 12% मिल रहा है, ब्याज दर बढ़ गया मार्केट में. मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आरबीआई जो डिसाइड करती है क्वार्टरली मीट में. अभी जो चल रहा है आपका 5% और 4.5-5% कुछ तो चल रहा है. रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट जो डिसाइड करती है आरबीआई, दैट इज योर इंटरेस्ट रेट ऑफ द मार्केट. वो सपोज 10% का 12% हो गया, तो सोचो क्या होगा, मेरे इस डिबेंचर का डिमांड बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा? जो 10% वाला डिबेंचर है उसका डिमांड ऑब्वियसली बढ़ेगा. कैसा बढ़ेगा? इंटरेस्ट कम हो ज्यादा जाएगा मिलेगा ना. कैसा ज्यादा? मुझे 10% मिल रहा है 1 लाख पे, और मार्केट में 12%. मार्केट 12% दे रहा है, डिबेंचर का 10% है, मेरा कंपनी में तो फिर कम हो जाएगा. क्योंकि मैंने कंपनी में दिया हुआ है, मैंने रिलायंस का डिबेंचर्स खरीदा है, मेरे को रिलायंस वाले 10% दे रहे हैं, तो मार्केट में ब्याज दर 12% हो गया. तो इसका मतलब दूसरे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां पे 12% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है. पब्लिक क्या डिबेंचर को छोड़ के दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ भागेगा, तो डिबेंचर का डिमांड घट जाएगा, तो यहाँ पे प्राइस कम हो जाएगी. तो अगर मुझे ये लिक्विडेट करना है इन डिबेंचर को, तो मुझे अराउंड 90,000 या 88,000 में बेचना पड़ेगा किसी सामने वाले पार्टी को, तो वो खरीदेगा यहाँ से, क्योंकि उसको फिर 88,000 डाल के 10% मिलेगा. मतलब वो 10% 88 पे नहीं मिलेगा, फेस वैल्यू पे देता है कंपनी, तो उसको मिलेगा 88,000 पे 10% का मतलब 1 लाख जो फेस वैल्यू है ना उस पे देगा उसको इंटरेस्ट. तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000. 88,000 पे उसको 10,000 मिल रहा है, ऐसा हो रहा है. तो ऑब्वियसली उसका जो अर्निंग है, यील्ड है, वो बढ़ जाएगा. जो मेरा 1 लाख था, 1 लाख पे मैंने 1 लाख डाला था, फेस वैल्यू 1 लाख था, 1 लाख पे इंटरेस्ट मिल रहा था 10%. अब वो 1 लाख का डिबेंचर मैंने सामने वाले को 88,000 में बेचा है. उसने तो खरीदा 88 में, लेकिन उसको ब्याज मिलेगा फेस वैल्यू पे. उसकी फेस वैल्यू कितनी थी? 1 लाख. तो 1 लाख का 10% 10,000 मिलेगा. So 88,000 का अगर आप 10,000 देखो, so that will be higher than 10% ना, that will be around maybe 12 or 13% something like that. So ऐसे आपका डिबेंचर का भाव बढ़ता है और कम होता है. समझो कल उठ के 12% का इंटरेस्ट रेट 8% हो गया मार्केट में ब्याज दर 8% हो गया, और मेरा डिबेंचर 1 लाख दिया हुआ है, मैंने रिलायंस को एट पार खरीदा है, मुझे 10% मिल रहा है 10,000. तो क्या होगा मार्केट में? अगर ब्याज दर 8%, दूसरे इंस्ट्रूमेंट में 8% रिटर्न मिल रहा है आपको, तो सब पब्लिक क्या करेगी? वो तो देखेगी, अरे यार ये कंपनी तो 1 लाख रुपए के फेस वैल्यू पे 10% दे रही है, 10,000 रुपीज दे रही है, तो वहां से डिमांड कम होगी और डिबेंचर की डिमांड बढ़ेगी. तो मुझे ऑफर आएगी कि यार तुम्हारा 1 लाख का डिबेंचर है ना, मैं 1,05,000 में खरीदने को रेडी हूँ. 1 लाख का डिबेंचर 1,05,000 में खरीदने को रेडी हूँ. क्यों? क्योंकि वो बंदे को मालूम है अगर वो 1,05,000 में खरीदता भी है तो भी उसको 10,000 रुपया ब्याज मिलेगा. कैलकुलेट 10,000 अपॉन 1,05,000 इंटू 100 कितना टका होता है? 10,000 अपॉन 1,05,000 इंटू 100 कितना परसेंट होता है? 9.52% हो रहा है. मार्केट में 8% मिल रहा है, राजी खुशी खरीद लेगा. कोई और बोलेगा यार मैं तो 1,10,000 देने को रेडी हूँ, 1,10,000 देने को रेडी हूँ, क्योंकि उसको पता है अगर
वो 1,10,000 में भी खरीदता है कंपनी से, उसको फेस वैल्यू पे 10,000 मिलेगा, तो 10,000 अपॉन 1,10,000 into 100 will give you 9.09. 9.09%. Still is happy because market में rate of interest चल रहा है 8%. Are you getting it? So that's how the prices of debenture will increase. This is basically bond market. आपने सुना होगा bond market, stock market and bond market. This is what is bond market. इसमें सभी तरह के bonds deal होते हैं. Bonds मतलब fixed income securities. Fixed income securities को bonds कहा जाता है. ओके, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, ट्रेजरी यील्ड बॉन्ड्स होते हैं, 10-year बॉन्ड, 15-year बॉन्ड होते हैं गवर्नमेंट इंडिया के, कंपनी के डिबेंचर्स होते हैं. इन सभी की डीलिंग किसमें होती है? बॉन्ड मार्केट. एंड यू विल बी सरप्राइज मे बी सम वे कि ये बॉन्ड मार्केट की साइज आपकी इक्विटी मार्केट से बहुत ज्यादा बड़ी है. इक्विटी मार्केट से बहुत ज्यादा बड़ी साइज होती है बॉन्ड मार्केट. ओके, वॉल्यूम्स, ट्रांजैक्शंस, डीलिंग बॉन्ड मार्केट में बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि बैंक्स मेनली डील विद देम. बैंक्स अपने बॉन्ड्स एक दूसरे को लिक्विडेट करते हैं, लेते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, चालू ही रहता है. ओके, उनको इंटरेस्ट का कंपोनेंट दिखते रहते हैं, वो लोग कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहते हैं. 1% भी फायदा मिला तो फटाक से निकल के प्रॉफिट करके वापस खरीद लेंगे, वापस बेच लेंगे. तो ये ट्रेडिंग चालू ही रहती है बॉन्ड मार्केट में. तो बॉन्ड मार्केट बेसिकली कौन से फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है? कंपनी के अर्निंग्स पे डिपेंडेंट नहीं होता, वो आरबीआई के इंटरेस्ट रेट्स पे डिपेंडेंट होता है. ठीक है, तो आरबीआई जैसे अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, बॉन्ड्स की वैल्यू घट जाएगी. सभी बॉन्ड्स की वैल्यू घट जाएगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स जब बढ़ रहे हैं मार्केट में, तो आपको ऐसे सिक्योरिटीज है जहां पे ऑब्वियसली सब नहीं बढ़ेंगे, जहां पे आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल रहा है, उस तरफ सारा जो भी है मार्केट का जो भी अटेंशन है वो भी डाइवर्ट हो जाएगा. तो जो हाई इनकम सिक्योरिटीज है वहां पे फ्लो चला जाएगा, उनकी प्राइस बढ़ जाएगी, बाकियों की प्राइस घट जाएगी. ऐसा हो जाएगा. और जहां पे कम कर दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो जिन बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी. इज इट क्लियर? तो जहां पे कम इंटरेस्ट है वहां से ज्यादा इंटरेस्ट से कम इंटरेस्ट, ये फ्लो चालू ही रहता है इन द बॉन्ड मार्केट. ओके, तो कोई ऐसी इनकम सिक्योरिटी से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10-year बॉन्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10-year बॉन्ड आपको 8% रेट देता है, 8% रिटर्न देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 10-year बॉन्ड. तो यहाँ पे अभी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहा है ना, आप देख रहे हो आरबीआई इंटरेस्ट घटा रही है. तो इन बॉन्ड्स की वैल्यू क्या होगी? बढ़ती जाएगी. इन बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ती जाएगी, बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी. पब्लिक विल बी अट्रैक्टेड टू बाय मोर एंड मोर ऑफ दीज. ओके, जब जैसे ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चालू हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपकी बॉन्ड की यील्ड थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी, डिमांड कम होती जाएगी. इज दिस क्लियर? ये एक पर्सपेक्टिव है आपका प्राइसेस फ्लक्चुएशन का, बॉन्ड मार्केट का. ओके, दूसरा फ्लक्चुएशन होता है ड्यू टू शेयर्स. जब भी इक्विटी मार्केट अच्छा कर रहा होता है, जब भी शेयर्स अच्छा कर रहा होता है, ओके, तो शेयर्स तो क्या है, बॉन्ड का भी बाप है रिटर्न्स देने में. बॉन्ड आपको ज्यादा से ज्यादा 8, 10, 11% मर के 10% मिलता है, 11 भी नहीं, 10% मैक्स मिलता है. कोई भी कंपनी का अच्छे से अच्छा डिबेंचर भी आपको 10% देगा. इक्विटी मार्केट जब फुल फ्लो में चल रही होती है, फुल फ्लेज बूमिंग टाइम चल रहा होता है, तब पब्लिक क्या सोचेगा, यार बॉन्ड में तो 10% मिल रहा है, इक्विटी 15%, 16%, 18% दे रहा है, 20% दे रहा है, चलो डालो पैसा इक्विटी में. तो जब इक्विटी मार्केट फुल फ्लो में चल रहा होता है, तब बॉन्ड मार्केट ठंडा हो जाता है. तो बॉन्ड मार्केट में पैसा निकाल देते हैं, बॉन्ड की डिमांड कम हो जाती है, इक्विटी की डिमांड बढ़ जाती है. एंड ऑन द अदर एंड वाइस वर्सा, अभी रिसेशनरी पीरियड है, जब इक्विटी की डिमांड घट रही है, इक्विटी रिस्की हो गया है, तब इक्विटी से पैसा निकाल के पब्लिक बॉन्ड्स में डालता है, गोल्ड में डालता है, सिल्वर में डालता है. इनका प्राइसेस will keep on increasing. Okay, so that's how the mechanism works with bonds. Bonds basically are what? Fixed income securities. It includes every fixed income security, government bonds, state government bonds, RBI bonds, आपका treasury bills, आपका ये अपना कंपनी का डिबेंचर्स, कंपनी का फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, कंपनी बॉन्ड्स, एवरीथिंग. सो फंडामेंटल कंसेप्ट समझ रहा है. दो तरीके से बॉन्ड के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं और डील भी होती है और बहुत बड़ी मार्केट होती है. हाउ डू द प्राइसेस गेट इन्फ्लुएंस्ड? नंबर 1, ड्यू टू चेंजेस ऑफ इंटरेस्ट रेट, एंड नंबर 2, ड्यू टू चेंजेस इन द इक्विटी मार्केट्स. इज दैट क्लियर? व्हेन द इक्विटी मार्केट्स ऑन द राइज, बॉन्ड मार्केट्स फॉल. व्हेन द बॉन्ड मार्केट्स रेटिंग भी फर्क होता है ना?
क्रेडिट रेट दैट इज दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी। एक क्रेडिट रेटिंग में भी आता है ना फिर। हाँ, क्रेडिट रेटिंग इज एन एडिशनल थिंग। क्रेडिट रेटिंग आपने सीखा होगा, अगर आया तो, नहीं तो आगे आएगा। व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग? सॉरी, ए ट्रिपल ए प्लस, डबल ए प्लस, ए प्लस, ए बी प्लस, ये सब क्रेडिट रेटिंग होती है। क्रिसिल, आइक्रा, ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इंडिया में। These do the work of rating the कंपनी का बॉन्ड, सिक्योरिटी, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी एंड ऑल। ये रेटिंग का मतलब कितना सेफ है आपका बॉन्ड, कितना सेफ है। सेफेस्ट बॉन्ड्स इन इंडिया आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स, जिसकी गवर्नमेंट बैकिंग होती है, आरबीआई बॉन्ड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट इंडिया बॉन्ड, ये सब सबसे सेफ होते हैं। इसमें पैसा डूबने का सवाल ही नहीं है आपका, इसमें रेटिंग की जरूरत भी नहीं है आपको। बाकी जो कंपनीज डिबेंचर्स इश्यू करती हैं वो कभी ट्रिपल ए प्लस, डबल ए प्लस, ऐसे रेटिंग्स वाले होते हैं। तो सबसे अच्छे सिक्योर्ड बॉन्ड्स को हाईएस्ट रेटिंग मिलती है, सबसे अच्छे सिक्योर्ड बॉन्ड्स को हाईएस्ट रेटिंग मिलती है। और वो कंपनी भी शानी होती है, जितनी अच्छी सिक्योर्ड बॉन्ड्स होती है उसका ब्याज दर थोड़ा कम होगा, क्योंकि पब्लिक रेडी होगी उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज यू हैव सेफ्टी ऑफ कैपिटल, बिकॉज यू हैव सेफ्टी ऑफ कैपिटल। गॉट इट? वैसे ही कोई थोड़े बी प्लस, बी माइनस वाले टाइप के, बी माइनस तो कचरा ही होता है, बी प्लस या डबल बी या ट्रिपल ए, खाली डबल ए वाले, सिंगल ए वाले, ये बॉन्ड्स जो होते हैं इन पे थोड़ा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी डालती है, सो दैट पीपल बाय, क्योंकि इसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है, लिक्विडिटी रिस्क होता है, इंटरेस्ट पेमेंट रिस्क होता है, कंपनी का बिजनेस रिस्क होता है, शायद डिफॉल्ट होने का चांस हो जाए आपका पैसा। लेकिन आपको प्रैक्टिकली एक चीज बता रहा हूं, सभी की सभी क्रेडिट एजेंसीज चोर होती है, ठीक है? तो पैसे पे ही चलती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर, इट्स अ बिग स्कैम। ओके, आपको पता होगा जब IL&FS का स्कैम होगा, आप इंटरनेट पे जाके चेक कर सकते हो, IL&FS का स्कैम हुआ, DHFL, ये सब ने बॉन्ड्स रेज करके रखा था, पब्लिक से, बैंक से पैसा रेज करके रखा था। इनको ट्रिपल ए तक के रेटिंग दिए थे, ट्रिपल ए प्लस टाइप के रेटिंग दिए थे, और ये सब 3-3 महीने में डिफॉल्ट हो गए। और फिर वो क्रेडिट रेटिंग बोला हमें पता नहीं था, हमें अभी पता चला, हम लोग अभी डाउनग्रेड कर रहे हैं इनको। ये सब जो समंदर तूफान आ जाता है उसके बाद डाउनग्रेडिंग चालू होती है, ठीक है? तो नॉट इवन इन इंडिया, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, मूरेज, यूएस के क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ऑल आर ऑफ सेम, सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। कंपनीज के साथ बैठ के मीटिंग करेंगे, जितना कमीशन मिलेगा उसके हिसाब से रेटिंग मिल जाएगी उनको। ओके, तो रेटिंग के भरोसे पे आपको कभी इन्वेस्ट करना नहीं है बॉन्ड्स पे, याद रखना। ओके, रेटिंग सबकी अच्छी मिलती है जिसको कमीशन अच्छा मिलता है। ओके, रेटिंग को एक वन ऑफ द क्राइटेरिया लेके चलना है कि भैया ठीक है, ए प्लस, ट्रिपल ए प्लस है, वो तो अच्छी बात है, बाकी अपनी रिसर्च करनी है और फिर इन्वेस्ट करना है, ठीक है? अदरवाइज सेफेस्ट फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स टू बी इन्वेस्टेड आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स विदाउट एनी थॉट्स। ओके, अभी इसके बाद हमें क्या करना है इस चैप्टर में, हमें क्या करना है, तो डिबेंचर जो कंपनी इश्यू करती है, जो ये लोन्स रेज करती है, तब बुक्स में क्या जर्नल एंट्रीज होंगी, जो से हमने शेयर्स में एंट्रीज की, डिट्टो वैसी एंट्रीज डिबेंचर्स में होंगी। मुझे एक बात बताओ, आप बैंक से लोन लेते हो, व्हाट एंट्री यू पास व्हेन यू टेक अ लोन फ्रॉम बैंक? बैंक टू बैंक लोन अकाउंट, बराबर है। यही पैसा आपने डिबेंचर से रेज किया, तो क्या एंट्री बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर विल बी लाइक योर लोन इन द बैलेंस शीट। अब ये डिबेंचर 100 रुपए का है, यही आपने 4 पार्ट्स में मंगवाया, 25-25-25-25, ये भी पहले होता था, अभी बंद हो चुका है। तो ये 25-25-25-25 क्या होंगे? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की जगह क्या होगा? डिबेंचर एप्लीकेशन। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जगह डिबेंचर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल की जगह डिबेंचर फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल की जगह डिबेंचर सेकंड कॉल। Basic structure, all the entries are ditto same. Bank to application, application to debenture, then debenture, अपना allotment to debenture, then bank to debenture, allotment and so on and so forth. एक चीज का ध्यान रखना है, debenture capital term use नहीं करना है. Debenture is not the capital of the company. Debentures are what? Secured loan. Loans. Okay, secured भी हो सकता है, unsecured भी हो सकता है. There are various types of debentures. I'll discuss again when I discuss the theory part. इसमें shares का types, debentures का types, sweat equity and all I'll discuss. तो debentures are a loan basically. So don't use the term capital. Debenture capital नहीं होता. It is simply debentures. 8% debenture, 10% debenture, 12% debenture. Is that clear? अब डिबेंचर प्रायोरिटी में कब आता है? सुनो ध्यान से। सबसे पहला इंटरेस्ट किसको जाएगा?
डिविडेंड पहले जाएगा इक्विटी शेयर्स को कि इंटरेस्ट पहले जाएगा? इंटरेस्ट पहले जाएगा। इंटरेस्ट पहले जाएगा। इंटरेस्ट लोन पे तो वो चढ़ के खड़े रह जाएंगे डिबेंचर होल्डर, आप पे नहीं करोगे तो चलेगा ही नहीं। ओके, तो केस कर देंगे आप पे। तो इंटरेस्ट सबसे पहला देती है कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को या लोन्स को, उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड देती है, उसके बाद इक्विटी डिविडेंड देती है। अच्छा, जब वाइंड अप होती है कंपनी तब भी सबसे पहला पैसा किसको जाता है? आउटसाइडर्स को। यू हैव डन दैट डिसोल्यूशन चैप्टर इन 12th स्टैंडर्ड, रिमेंबर दैट ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन आएगा आपको, सेम लिक्विडेशन में आप पढ़ोगे सीए इंटर में, लिक्विडेशन चैप्टर है, उसमें भी आप यही करोगे। सबसे पहला पैसा लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, जो कोर्ट अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर है, बिटलमैन है, जो रियलाइजेशन एक्सपेंस आप पे करते थे, सबसे पहला वो चुकाओगे। फिर आप सिक्योर्ड लोन चुकाओगे, उसमें ये डिबेंचर वगैरह बैंक लोन। उसके बाद पैसा बचेगा तो अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज, उसके बाद पैसा बचेगा तो ओनर्स को जाता है, पार्टनर लोन एंड ओनर। तो यहाँ पे लास्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द शेयर होल्डर्स। सबसे पहला यू रिपे लोन्स, देन अनसिक्योर्ड लायबिलिटी, then your taxes, government dues, employee dues, then you pay off your preference shareholder, and then you pay off your equity shareholder at the end. So preference of payment, liquidation का पार्ट समझ में आ रहा है आपको? सबसे पहला डिबेंचर, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर इक्विटी शेयर होल्डर। डिविडेंड और इंटरेस्ट पेमेंट में भी सेम लॉजिक है। अच्छा, वोटिंग राइट्स होते हैं क्या डिबेंचर्स को? डू दे हैव एनी वोटिंग राइट्स? वोटिंग राइट्स आर ओनली अवेलेबल टू whom? इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर को ही होते हैं, प्रेफरेंस को भी नहीं होते हैं, डिबेंचर होल्डर को भी नहीं होते हैं, क्योंकि उनका ही मेन रिस्क मैनेजमेंट है। दे आर रियली कंसर्न्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स इन द एजीएम्स एंड ऑल, नो राइट्स फॉर डिबेंचर और प्रेफरेंस। सो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट प्रॉब्लम। एक छोटा सा प्रॉब्लम करके हम लोग वाइंड अप करते हैं आज। छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं। सर छोड़ो ना, अभी बाद में कल से ही प्रॉब्लम चालू करते हैं ना। हाँ सर, अभी बुक सब रख दिया साइड में। बुक सब रख दिया साइड में। एक ही है चिंदी, स्मॉल, शुभारंभ, थोड़ा स्टार्ट। तीन ही छह एंट्रीज का सम, 6 मिनट्स। क्वेश्चन 13, 13th सम। एक ही है, 6 एंट्रीज, छोटू सा, शॉर्ट एंड स्वीट, जस्ट टू गिव अ स्टार्ट। क्वेश्चन 13, Ajay Limited issued 1,000 10% debentures of 100 each at par, payable as 30 on application, 40 on allotment, 30 on first and final call. Entries you know, I just want you to show the names. Names का ध्यान रखना। तो पहला एंट्री आपका होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, उधर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखते थे, इधर लिखना है सम नंबर 13, क्वेश्चन 13, 13। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, बैंक टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन, 1,000 of 100 each, 30 40 30 is the breakup, so 1,000 debentures पे you'll ask for 30. One more thing regarding the face value, remember equity का face value अगर कुछ नहीं दिया तो what do we assume? 10. डिबेंचर और प्रेफरेंस का नहीं दिया कुछ तो assume it is 100. Okay, नरेशन इज ऑल्सो सेम, वो अपना ड्यू अमाउंट में बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डेटेड वो सब डिट्टो सेम है, खाली एंट्रीज में अकाउंट क्या लिखना है वो ध्यान रखना है। तो दिस इज 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। डोंट यूज द टर्म कैपिटल, don't use the term capital. Okay, this is application transferred, then allotment due to 10% debenture allotment account debit to 10% debenture 40,000 bank account debit to 10% debenture allotment account 40,000 and the last one is ये 10% चिपका के रखना है उसको परसेंटेज प्रीफिक्स में, रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका, ऐसे ही जाना जाएगा 10% डिबेंचर
first call account debit to 10% debenture account 30,000, and the last one is bank account debit to 10% debenture first and final call account 30,000. That's it. Narrations are all same. तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट नहीं भरेंगे? ना ना ना, इंटरेस्ट की एंट्री तभी करनी है when it is Asked. specified in the problem. आस्क किया है, स्पेसिफाई किया है, तभी करना, अदरवाइज इंटरेस्ट इग्नोर। सर बट क्यों नहीं भरते? ये तो लायबिलिटी है। भरना है, भर रही है कंपनी, अपने को एंट्री नहीं करना है यहाँ पे। इंटरेस्ट टू बैंक, पीएनएल टू इंटरेस्ट, वो सम्स भी हम लोग करेंगे। जैसे कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, अभी आप सोचो हमने कितने सारे सम्स में कॉल्स इन अरियर्स की एंट्री की थी, है ना। उसमें से सपोज कोई सम में आ जाता पैसा कॉल्स इन अरियर्स का, लेकिन इंटरेस्ट स्पेसिफाई नहीं किया है, तो इंटरेस्ट की एंट्री नहीं करनी, खाली बैंक टू सीआईए करने का। ओके, इंटरेस्ट का एंट्री तब भी करना व्हेन दे स्पेसिफाई के पास इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का भी हमने 2-3 सम किया, उसमें से 1-2 सम में किया जिधर स्पेसिफाई किया था, एक सम में नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, only if they specify you pass the entry, otherwise ignore. Okay, होता है एंट्री, इंटरेस्ट टू बैंक, पीएनएल टू इंटरेस्ट, करने की जरूरत नहीं है, they don't expect. ठीक है, that's it. स्टॉप। होमवर्क आपको मैं भेज देता हूँ, पेपर का ही है, 2 पेपर जो बचे हुए हैं उसके सम्स हैं, 2 के आपने किए हैं, 2 के बचे हुए हैं। बैलेंस शीट छोड़ देना, बैलेंस शीट के बाद वो बैलेंस शीट पार्ट कर लेना, सम जर्नल कर लेना आप लोग खाली। कोई डाउट है तो रुको, अदरवाइज यू कैन लीव। टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।